ऑडियो वन। पुस्तक दूरदर्शिता का अनुगमन हर दृष्टि से लाभदायक। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। किस काम में घाटा है, किस काम में लाभ, इसका निश्चय एक ही कसौटी पर नहीं हो सकता। देखना यह होगा कि दृष्टिकोण क्या अपनाया गया और निर्णय क्रिया का मापदंड क्या रहा। वही बात एक को नफे की प्रतीत हो सकती है और उसी में दूसरा नुकसान होने की बात सोच सकता है। नफे और नुकसान की कोई निश्चित कसौटी नहीं है। उनका निर्धारण हर व्यक्ति अपनी अपनी चिंतन शैली के आधार पर करता है। दूरदर्शिता और अदूरदर्शिता की दो चिंतन धाराएं सर्वविदित हैं। एक के अनुसार दूरगामी सत्परिणामों को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय करने होते हैं। भविष्य में जिनकी प्रतिक्रिया दुखद होनी है उन्हें छोड़ना पड़ता है। दूरी मात्र मीलों की नहीं होती, समय के अंतर को भी दूरी कहते हैं। जो गंतव्य स्थान तक पहुंचने पर मिलने वाले सुखद परिणामों की बात सोचता है वह दूरदर्शी है। इसी प्रकार जो समयानुसार उत्पन्न होने वाले भले या बुरे परिणामों को ध्यान में रखते हुए आज की कार्य पद्धति का निर्धारण करता है, रीति नीति अपनाता है, उसे भी दूरदर्शी कहते हैं। अदूरदर्शिता उससे सर्वथा भिन्न प्रकार के निष्कर्ष निकालती है। उसमें सामने के घटनाक्रम की उपलब्धि को ही सब कुछ मानकर चला जाता है। यह नहीं सोचा जाता कि तत्काल थोड़ा सा लाभ उठा लेने पर भविष्य में क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा। लंबे लक्ष्य तक पहुंचने पर जिन सुखद संभावनाओं की आशा है उनसे मुंह मोड़कर सामने की सुविधा में ही रम जाया जाए, आगे चलने का उपक्रम न किया जाए, यथा स्थिति में ही संतुष्ट रहा जाए तो प्रगति के द्वार बंद होंगे, जड़ता चढ़ेगी और समय विडंबना में बीतता चला जाएगा। यह अदूरदर्शिता है। आवश्यक नहीं कि जो कार्य तुरंत लाभदायक दिखते हैं वे परिणाम में भी वैसे ही सिद्ध हों। इसी प्रकार यह भी नहीं सोचना चाहिए कि जिस कार्य में तत्काल घाटा जैसा दिखता है वह अंततः घाटा ही बना रहेगा। हो सकता है आज का प्रलोभन आकर्षण अवांछनीय होने के कारण कुछ ही समय उपरांत भयानक त्रास उत्पन्न करे। उसी प्रकार यह भी संभव है कि तत्काल घाटा उठाने वाले निकट भविष्य में उनकी सुखद प्रतिक्रिया का लाभ उठाने और अपनी दूरदर्शिता को असाधारण सौभाग्य एवं दैवी वरदान की तरह सराहें और गौरवान्वित बने। दूरगामी परिणामों को समझते हुए किसी निश्चय पर पहुंचने, कोई कदम उठाने की बात ही सदा श्रेयस्कर सिद्ध होती है। इसे अपनाने वालों को तत्काल के उन अवांछनीय प्रलोभनों से बचना होता है जो अनौचित्य अपनाने पर मिलने वाले तात्कालिक लाभों की ओर आकर्षित करते हैं और अवसर का लाभ उठाने पर जोर देते हैं। जो इन प्रलोभनों को छोड़ नहीं सकते वे न तो दूरदर्शी कहलाते और न ऐसे महत्वपूर्ण लाभ उठा पाते हैं जो सदा से मात्र दूरदर्शियों को ही उपलब्ध होते रहे। स्वार्थ और परमार्थ के बीच चलने वाली लड़ाई को प्रकारांतर से अदूरदर्शिता और दूरदर्शिता का कलह विग्रह कह सकते हैं। दोनों में यों मूलतः उद्देश्य एक ही रहता है, अपना भला आत्मकल्याण। क्या स्वार्थी क्या परमार्थी, दोनों की इच्छा आकांक्षा एक ही रहती है। अपने को सुख शांति का, प्रगति समृद्धि का, श्रेय संतोष का लाभ कैसे मिले, इसमें कुछ अनुचित भी नहीं है। यह प्रकृति प्रेरणा और अंतरंग की अभिलाषा है। जीवन ने अमीबा से बढ़कर व्हेल और हाथी तक विकसित होने में सफलता पाई है। इसके मूल में उसकी आत्मोत्कर्ष वाली आकांक्षा ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिसमें यह प्रवृत्ति जितनी तीव्र होती है वह उतना ही अंतः प्रेरणा पाता, साहस जुटाता, श्रम करता और अच्छी खासी सफलताएं पाता है। इसके विपरीत जो उदासीन रहता है, आलस्य प्रमाद में ग्रस्त रहकर
यथा स्थिति बनी रहने में संतोष कर लेता है, उसे जड़ता आ घेरती है। स्वार्थी और परमार्थी में मूलभूत मनः स्थिति एक जैसी पाई जाती है कि अधिक सुख साधन मिलने चाहिए, किंतु विग्रह वहां से उत्पन्न होता है जहां सामने के तत्काल के लाभों को ही सब कुछ मानने की बात पर अदूरदर्शिता जोड़ देती है। और दूरदर्शिता का प्रतिपादन यह होता है कि चिरस्थायी एवं भारी भरकम सत परिणामों को महत्व दिया जाए, भले ही इसके लिए तत्काल के कुछ प्रलोभनों को अवांछनीय होने अथवा स्वल्प होने के कारण परित्याग ही क्यों न करना पड़े। अधिक पाने, अधिक उठने की आकांक्षा तब गड़बड़ाती है जब उसे दूरदर्शिता और अदूरदर्शिता की खींचतान में उलझना पड़ता है। दोनों में से चुनाव किसका किया जाए, किसे प्रश्रय मिले और किसे छोड़ा जाए, इसी का ठीक निर्णय कर पाने न कर पाने में मनुष्य की विवेकशीलता परखी जाती है। जो भटकते हैं वे पाते कम और गंवाते अधिक हैं। इसके विपरीत जो दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखकर दीर्घकालीन एवं लंबी मंजिल पर चलने की योजना बनाते हैं, वे अंततः अपनी प्रज्ञा का परिपूर्ण लाभ उठाते हैं। आदर्शवादिता अपनाने की नीति विशुद्ध दूरदर्शिता पर आधारित है। उसके पक्ष में विवेकशीलता के असंख्यक तर्क एवं प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सृष्टि के आदि से लेकर अब तक का इतिहास एक ही तथ्य का समर्थन करता है कि उत्कृष्ट चिंतन एवं आदर्श आचरण की नीति अपनाने वाले ही दूरवर्ती सत परिणामों के भागी बने हैं। उन्हें निश्चित रूप से उन आकर्षणों को छोड़ना पड़ा है जो तत्काल का छोटा सा लाभ लोभ दिखाकर गति रोकते हैं और भविष्य को अंधकारमय बनाते हैं। इस राजमार्ग पर चलने वाले अपने अपने समय की, अपने अपने ढंग की अति महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते रहे हैं। इसके विपरीत जो भविष्य की संभावनाओं को दरगुजर करके आज का, अभी का, इसी क्षण का लाभ सर्वोपरि मानते रहे और इसके लिए नीति अनीति की बात सोचने से इनकार करने लगे, वह कुछ ही समय में अपनी भूल पर भारी पछतावा करते पाए गए हैं। कोई आंख खोलकर देखना चाहे तो अपने चारों ओर ऐसे अगणित प्रमाण उदाहरण ढूंढ सकता है जिनमें उपरोक्त प्रतिपादन की सच्चाई को जांचा परखा जा सके। ऐसी घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं जिनमें से अदूरदर्शिता अपनाकर बरती गई चतुरता अंततः मूर्खता से भी अधिक महंगी पड़ी और जिस लाभ की आशा की गई थी उसकी तुलना में दुर्भाग्य जैसी दुर्घटना ही पल्ले पड़ी है। चाशनी के कढ़ाव को एक बारगी चट कर जाने के लिए आतुर मक्खी बेतरह उसमें कूदती है और अपने पर पैर उस जंजाल में लपेटकर बेमौत मरती है, जबकि समझदार मक्खी किनारे बैठकर धीरे धीरे स्वाद लेती, पेट भरती और उन्मुक्त आकाश में बेखटके विचरती है। अधीर आतुरता ही मनुष्य को तत्काल बहुत कुछ पाने के लिए उत्तेजित करती है और उतने समय तक ठहरने नहीं देती जिससे कि नीति पूर्वक उपयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता पूर्वक संभव हो सके। जाल में फंसने वाले पक्षियों की भी ऐसी ही दुर्गति होती है। वे दूर उड़कर जाने और परिश्रम पूर्वक एक एक दाना ढूंढने की तुलना में जाल पर बिखरे दानों को एक सौभाग्य जैसा मानते हैं और उससे लाभ उठाने में चूकने की बात नहीं सोचते। उन्हें यह सोचने की फुर्सत नहीं होती कि लाभ उठाते समय उसके पीछे कोई दूरगामी संकट तो नहीं छिपा है, उसे भी देखने की आवश्यकता है। हम में से कितने ही मात्र अपनी ही बात सोचते हैं, साथियों, सहयोगियों, समकालीनों को भी उपलब्धियों में हिस्सा देना है, इसके लिए रजामंद नहीं होते। हाउ हड़प की आपाधापी आरंभ में ही चतुरता लगती है, पर इस विडंबना को अपनाने में क्या कुछ पल्ले पड़ता है, इसके संबंध में उन्हें खाली हाथ रहना और बेतरह पछताना पड़ता है। भेड़ अपनी ऊन दूसरों को देती
और आदर पूर्वक पाली जाती है। बाल काटने के उपरांत उसे प्रकृति के नए अनुदान मिलते हैं और क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त यश, गौरव एवं स्नेह सहयोग भी मिलता है। यों इस प्रकार का अनुदान लोक परंपरा में मूर्खता ही कहा जाएगा। आज तो उन रीछों की ही प्रशंसा होती है जो अपने बाल किसी को छूने तक नहीं देते और जो मिले उसी पर हमला करने के लिए आमादा रहते हैं। बुद्धिमानी को पर्यवेक्षण करना होगा कि भेड़ और रीछ द्वारा अपनाई गई भिन्न भिन्न नीतियों को अपनाकर किसे क्या मिला। रीछ बदनाम तो है ही, उसे स्नेह सहयोग कौन देगा। इतना ही नहीं, प्रकृति ने उसके बाल बढ़ाए भी नहीं, जितने आरंभ में थे उतने ही अंत तक बने रहे। जबकि भेड़ बार बार अनुदान पाती और अपने को दूसरों को कृतकृत्य करती रही। इसमें समर्थन को ही नहीं, दूरदर्शी सद्भावना को ही श्रेय मिलता देखा जा सकता है। पेड़ अपने पत्ते गिराते, जमीन को खाद देते और बदले में जड़ों के लिए उपयुक्त खुराक उपलब्ध करते हैं। फल फूलों से दूसरों को लाभान्वित करते हैं। यह परमार्थ व्रत आज की चिंतन धारा के अनुसार तो मूर्खता ठहराया जाएगा और व्यंग उपहास का ही कारण बनेगा, किंतु पर्यवेक्षणों को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि विश्व व्यवस्था में ऐसी परिपूर्ण गुंजाइश है कि परमार्थ परायणों को लोक सम्मान ही नहीं, दैवी वरदान अनुदान भी अजस्त्र परिमाण में मिलते रहे। पेड़ों को बार बार नए पल्लव और नए फल फूल देते रहने में प्रकृति कोताही नहीं बरतती। उदार मना घाटा उठाते लगते भर हैं, वस्तुतः वे जो देते हैं उसे ब्याज समेत वसूल कर लेते हैं। बर्र और मधुमक्खी की प्रकृति और परिणति में जो भिन्नता रहती है उसे सभी जानते हैं। कटेली के उखाड़ने और फूलों के लगाने में सभी माली निरत रहते हैं। गाय पाली जाती है और हिरण भगाए जाते हैं। स्वार्थ ही स्वार्थ की बात सोचने वाले भले ही अपने साथी सहचर ही क्यों न हो, तिरस्कार एवं आक्रोश के भाजन बनते हैं। जुएं, खटमल, मच्छर, चूहे, मकड़ी, मक्खी, छिपकली जैसे कृमि कीटक हटाए भगाए जाते रहते हैं, जबकि रखवाली करने वाले कुत्ते को लाड़ प्यार के साथ पालते हैं। स्वार्थ और परमार्थ के पक्षधर इन उदाहरणों से कोई शिक्षा ले सके तो उसे इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई न होगी कि संकीर्ण स्वार्थपरता अपनाने में, व्यक्तिगत आपाधापी में निरत रहने वाले तत्काल कुछ नफे में तो अवश्य रहते हैं, पर अंततः पेड़ों को सुखा देने वाले अमर बेल की तरह सदा सूखते सुखाते जाते ही देखे गए हैं। जबकि गिलोय, अंगूर जैसी उपयोगी बेलों का सर्वत्र सम्मान ही नहीं, आरोपण एवं परिपालन भी होता है। इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित महामानवों में से प्रत्येक ने परमार्थ परायणता की दूरदर्शितापूर्ण नीति अपनाई है। वे बीज की तरह गले और वृक्ष की तरह फैले हैं। इस मार्ग पर चलने के लिए उन्हें प्राथमिक पराक्रम यह करना पड़ा है कि संचित कुसंस्कारों की पशु प्रवृत्तियों से जूझे और उन्हें सुसंस्कारी बनने के लिए पूरी तरह दबाया दबोचा, तब छोड़ा जब वे ची बोल गई और संकीर्ण स्वार्थपरता से ऊंची उठकर आदर्शवादी परमार्थ प्रवृत्ति को अंगीकार करने के लिए सहमत न हो गईं। इसी प्रकार उन सभी प्रातः स्मरणीय महामानवों में से प्रत्येक को अपने तथाकथित स्वजन परिजनों को भी असंतुष्ट करना पड़ा है और उनके परामर्श, अनुरोधों और आग्रहों को विनयपूर्वक अस्वीकार करना पड़ा है। ऑडियो 2 पुस्तक दूरदर्शिता का अनुगमन हर दृष्टि से लाभदायक। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मनुष्य की सामान्य प्रकृति परंपरा प्रिय है। हर किसी को प्रचलित और अभ्यस्त ढर्रा ही सुहाता एवं सही लगता है।
ऐसी दशा में अपने स्वभाव अभ्यास भी धैर्य का ही समर्थन करता है। हितैषी शुभ चिंतक भी इसी दृष्टिकोण को अपनाकर सोचते और भले बुरे का निर्णय करते हैं। जब प्रचलन एक ही है कि जैसे बने वैसे सुविधा सामग्री जमा की जाए और पूर्ण परमार्थ को दिखाने भर का एक उथला सा श्रृंगार मात्र समझा जाए, तो फिर आदर्शवादिता अपनाकर त्याग बलिदान की बात को कोई क्यों पसंद करे और उसके लिए अपने स्वजन संबंधी को क्यों कुछ करने दे। यही दो अवरोध हैं जिनके कारण आदर्शवादिता अपनाने की हानियां समझी और समझाई जाती हैं। उठती हुई उमंगें इन्हीं चट्टानों से टकराकर आमतौर से बिखरती, छितराती और अस्त व्यस्त होती देखी जाती हैं। कहा जा चुका है कि हानि किसमें, लाभ किसमें, इसकी एक कसौटी नहीं बन सकती। अदूरदर्शिता और दूरदर्शिता के दो दृष्टिकोण इतने विपरीत हैं कि अपने अपने पक्ष को सही सिद्ध करने के लिए तर्कों और प्रमाण उदाहरणों की झड़ी लगा दी जाती है। वकीलों की बहस जिनने सुनी है, वे पक्ष और विपक्ष के समर्थन में इतनी पैनी दलीलें प्रस्तुत करते हैं कि सामान्य बुद्धि हतप्रभ होकर रह जाती है। जब जिस पक्ष की बहस सुनी जाए तब उसी की बात सही एवं वजनदार प्रतीत होती है, पर जब दूसरा पक्ष अपनी बात कहता है तो वह भी कम महत्वपूर्ण एवं सार गर्भित प्रतीत नहीं होती। ऐसी दशा में मोटी बुद्धि तो असमंजस और अनिश्चय के भ्रम जंजाल में ही भटकने लगती है। मात्र विवेकशील न्यायाधीश ही इस मनह स्थिति में होता है कि दोनों की बात ध्यानपूर्वक सुने तो सही, पर उसमें से उस सच्चाई को ढूंढ निकाले जिसे वकील लोग तोड़ मरोड़ कर पेश करते रहते हैं। अदूरदर्शी विद्यार्थी सोचता है पढ़ने से क्या फायदा। वह फीस के लिए घर से मिले पैसे ही आवारागर्दी में खर्च नहीं कर देता। कई बार तो पुस्तकें बेचकर और घर का सामान चुराकर भी मौज मजे में दिन गुजारता है। कोई किसान भी ऐसा हो सकता है जो खेत में हल चलाने और बीज बोने की उपेक्षा करे और उस बचत को उस प्रकार के कार्यों में खर्च कर डाले जो तात्कालिक रसास्वादन की दृष्टि से बड़े आकर्षक प्रतीत होते हैं। जवानी में असंयम बरतने वाले अपनी बहुमूल्य क्षमता को जायके के लिए गंवाने में चतुरता ही नहीं, सफलता भी देखते और प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। अपराधी वर्ग के सभी लोग प्रायः इसी स्तर के होते हैं और अनीति अपनाकर तत्काल बहुत सा लाभ उठाने की बात सूझती है और वे वैसा ही कर गुजरते भी हैं। उपरोक्त सभी स्तर के लोगों को अपनी रीति नीति आरंभ में बहुत बड़ी अक्लमंदी लगती है। वे उसमें स्वयं निरत रहते और दूसरों को साथ घसीट ले चलते दिखाई देते हैं। कुमार्ग पर चल पड़ने की हानि बहुत विलंब से तब समझ में आती है जब कुकृत्यों के दुष्परिणाम सामने आते हैं। आवारागर्दी में उलझे हुए लोग जब कुछ समय उपरांत अपने को दरिद्र, तिरस्कृत, पिछड़ा और पतित पराजित स्थिति में देखते हैं, तब प्रतीत होता है कि उनसे क्या भूलें होती रहीं। भरी जवानी में बुढ़ापे का दुर्भाग्य भुगतने वाले ही उस भूल का अनुभव करते हैं जो जवानी के अत्युत्साह में असंयम बरतकर अपनाई गई थी। अपराधी को जेल पहुंचने पर उस मूर्खता का आभास होता है जो कभी सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता प्रतीत होती है। शिक्षा से जी चुराने वाले और आवारागर्दी में भटकने वाले बालक तब पछताते हैं जब युवावस्था में पहुंचने पर अपने आप को सर्वथा असहाय की स्थिति में पाते और ठोकरें खाते हैं। दूरदर्शिता अपनाने पर परिश्रमी विद्यार्थी, कुशल किसान, व्यायामरत पहलवान, मनोयोग पूर्वक कार्य संलग्न व्यवसायी की तरह अपने अभ्यास काल में कष्ट साध्य रीति नीति अपनाते हुए तनिक भी असमंजस नहीं होता, क्योंकि वे जानते हैं कि आज का परिश्रम, कष्ट साध्य आत्मनियंत्रण कुछ दिन उपरांत सुखद परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। अदूरदर्शी और दूरदर्शी आरंभ में ही अपने अपने पक्ष की महत्ता सिद्ध करने में मतभेद प्रकट करते और विग्रह पर उतारू दिखते हैं, किंतु अंततः दोनों ही इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं
कि आदर्शवादी निर्धारण एवं अवलंबन ही बुद्धिमत्तापूर्ण है। संसार के सभी सफल जीवन वाले महापुरुषों में से प्रत्येक ने अपने लिए मार्ग चुनने में इसी दूरदर्शिता का परिचय दिया है, जिसमें प्रारंभ कठिनाई से भरा रहता है, पर अंतिम परिणाम अपने लिए, अपने संपर्क क्षेत्र एवं समय के लिए सुखद एवं सराहनीय सिद्ध होता है। युग संधि की इस परम पावन बेला में दूरदर्शिता और अदूरदर्शिता के मध्य चरम संघर्ष होता देखा जा सकता है। तथाकथित स्वार्थी लोग यही सोच सकते हैं कि हम नव निर्माण जैसे झंझट में क्यों पड़े, क्यों ना अपने समय, श्रम और साधनों को मौज मजा उड़ाने की बात में ही नियोजित किए रहें। यह बात लगती तो सही है, किंतु वस्तुतः है अदूरदर्शितापूर्ण। ऐसे अवसरों पर राम के, बुद्ध के, गांधी के सहयोगी दूरदर्शितापूर्ण नीति अपनाने का साहस जुटाने में समर्थ हुए, और सर्वविदित है कि वे कुछ कठिनाइयां झेलने के बावजूद भी इतने अधिक नफे में रहे, जिसके कारण उनकी चिरकाल तक भूरी प्रशंसा होती रहेगी। आज भी दूरदर्शी विवेकशीलों को समय का अलभ्य सौभाग्य ऐसा प्रतीत होगा, जिसे पेट प्रजनन के क्षेत्र में आए दिन लगे रहने के कारण उपेक्षित नहीं ही किया जाना चाहिए। पुस्तक दूरदर्शिता का अनुगमन हर दृष्टि से लाभदायक। सामान्यतया मनुष्य को अभ्यस्त ढर्रा ही अच्छा लगता है। ऐसे में आदर्शवादिता की, दूरदर्शिता की, त्याग बलिदान की बात कोई क्यों पसंद करे? बजाय असमंजस में पड़ने के क्यों ना पहले ही कुमार्ग की हानियां एवं दूरदर्शिता के आशाजनक फलितार्थों को पहले ही समझ लिया जाए।